नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आगामी बिहार चुनाव, जिसे सत्तारूढ़ पार्टी के लिए दंगल कहा जा रहा है और उनके लिए ये अग्नि परीक्षा का भी समय है, उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच अनिल मिश्रा जी मौजूद हैं। अनिल मिश्रा जी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और साथ ही बिहार के राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। हेलो अनिल। हेलो। अभी तो हमने देखा है कि जो बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव समाप्त हुए हैं, उसमें ये जो एनडीए का जो पलड़ा वो ज़्यादा भारी लग रहा है जदयू, राजद और कांग्रेस के पलड़े से। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हम निकाल सकते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनावों पे? मुझे लगता है कि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव आने वाले चुनाव से नहीं है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसमें जनता की उस तरह की भागीदारी नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष निकाला जाए कि एनडीए का पलड़ा भारी है जेडीयू और आरजेडी के अलायंस से। ये जो एक हमने ये देखा है, ये जो दो गठबंधन अचानक से बन गए भाजपा के आते ही, ये जो आरजेडी जदयू इनका एक साथ आना शुरू हो गए, इसके क्या इम्प्लीकेशन है? क्योंकि कई हद तक ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश को इससे नुकसान हो सकता है। असल में मुझे लगता है कि हमारे ये जो देखने का नज़रिया है, ये नुकसान सिर्फ हम इलेक्टोरल टर्म्स में देख रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये जो प्रक्रिया चल रही थी, जब मोदी जी के आने के बाद नीतीश ने रिज़ाइन किया और अपना गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़ दिया, वह एक बिल्कुल सैद्धांतिक आधार पर ही उन्होंने किया था, जिसका स्वागत भी हुआ था न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। अब उनके पास विकल्प था कि या तो वो अकेले चलते, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव हुए और उसके जो परिणाम आए, जिसमें कि जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली और वोट परसेंटेज ही बहुत कम हो गए, और जिस तरह से फिर एक वर्ष की राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की रही है, जो धीरे धीरे बिल्कुल उनके सारी जो चीज़ें वो सामने आ रही हैं लोगों के, तो राजनीति का एक तकाजा भी बनता है कि अगर हम एक तरह की राजनीति कर रहे हैं तो मिनिमम अगर हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग है तो क्यों नहीं फिर एक साथ मिलकर ये जो खतरे सामने दिखाई दे रहे हैं उन चुनौतियों का हम सामना करें। जाहिर है कि इन दोनों के अलायंस में विरोधाभास होंगे और हैं, क्योंकि नीतीश लालू के मिसरूल के खिलाफ लड़ के आए थे, लेकिन इतिहास हमेशा एक ही तरह का नहीं होता है, बातें पीछे छूट जाती हैं। 15 साल के बाद 15 साल लालू जी का शासन रहा और 10 साल पिछले नीतीश और बीजेपी का 7.5 साल मिला जुला रहा, तो लालू जी का शासनकाल 15 साल से 25 साल पीछे छूट गया। तो वो फिर ये बिल्कुल मतलब स्वाभाविक नहीं हो सकता कि उसी को याद करके और उससे दूरी ही रखे जाए। अभी अगर एक प्रकार की राजनीति, जिसको कि आप कॉम्युनल राजनीति कहें, या जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में चलाना चाहती है, एक प्रकार की सांस्कृतिक जो वर्चस्व की राजनीति चलाना चाहती है, उसके विरोध में जितने लोग हैं, उनमें अगर सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर न्यूनतम अगर स्वीकार्य है, उस पर आने की ये प्रक्रिया शुरू हुई है। और इसमें आपने देखा कि एक भारत के स्तर पे 72 भी है, मुलायम सिंह भी जुड़े उससे, देवे गौड़ा भी जुड़े उससे, और जनता दल एक बार, और जो जनता दल समाजवाद से ही निकला था, समाजवादी आंदोलन से ही निकला था। जब भाजपा की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था जब पिछले साल उपचुनाव हो रहे थे, उसी के कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में कुछ दंगे भी भड़के, और उसके बाद से लगातार उनके वहाँ के नेता कुछ ऐसे बयान देते रहे जिससे पोलराइजेशन जो एक तरफ है वो बढ़े। तो क्या, और साथ ही इस समय जो अखबारों में आ रहा है कि हिंदू पोलराइजेशन तो हो ही रहा है, साथ ही मुस्लिम पोलराइजेशन की भी एक कोशिश की जा रही है, तो क्या ये बात कहाँ तक सही है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस इस चुनाव में है? ये एक बहुत आसान किस्म का विश्लेषण नहीं है और न मामला है, क्योंकि हिंदू पोलराइजेशन भी हो रहा है और पिछले भारतीय जनता पार्टी चाहती थी उस तरह का पोलराइजेशन हो, और बहुत हद तक वो सफल हुई लोकसभा के चुनाव के दौरान, लेकिन बहुत जगह नहीं हुई। आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में नहीं हुई, उड़ीसा में नहीं हुई, और बहुत सारे प्रांतों में, और बाद के जो चुनाव हुए उसमें तो बिल्कुल ही नहीं हो पाई। तो एक तो सिर्फ असल में वो पोलराइजेशन हो जाता है जबकि एक पॉलिटिकल वैक्यूम जैसा बन जाता है, और दूसरे दल जो कांग्रेस जो बिल्कुल डिक्लाइन पे था और उसकी चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा था, इसके कारण पूरे देश में उस तरह का वातावरण बन चुका था और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन ये जाहिर नहीं कि वो उस भारत जैसे देश में, मुझे तो नहीं लगता, और मुझे विश्वास है कि उस तरह का हिंदू पोलराइजेशन कभी नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। और उस तरह से
जो और भी एजेंडा है जो अभी बहुत महत्वपूर्ण है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, और ये जो वैश्वीकरण के कारण जो तमाम मार्जिनल ग्रुप नीचे जा रहे हैं, ये जो अमीर और गरीब की इतनी बढ़ती हुई खाई, जो आप ये एक तरफ मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के ऊपर के लोग बड़ी खुशहाल ज़िंदगी की तरफ बढ़ गए 1990 के बाद, लेकिन जो तबका बिल्कुल पीछे छूटता जा रहा है और जिसको आम समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनमें तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो चाहेंगे कि, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष का कार्यकाल भी देख लिया, न तो महंगाई कम हुई कहीं भी रत्ती भर, दूध के दाम, सब्जियों के दाम, जो लोग रोज़ खरीदते हैं, जिन चीज़ों को एक आम आदमी खरीदता है, तेल के दाम, दलहन, किसी चीज़ का दाम कम नहीं हुआ है, उनकी कठिनाइयाँ कहीं से कम नहीं हुई हैं। एनडीए के अंदर खुद ही इतने सारे दल हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, अब उनके बीच में सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके प्रॉब्लम है। साथ ही जो मांझी जी हैं, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। तो मांझी के अलग पार्टी बनाने का और ये जो एनडीए के दल आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या एक साथ इनके आने के चांसेस हैं? अगर नहीं आते हैं तो इसका ये जदयू राजद के गठबंधन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? मुझे तो लगता है कि अभी ये बार्गेन कर रहे हैं, लेकिन मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है और रामविलास की पार्टी, ये तीन दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में एक साथ गठबंधन में आएंगे। और इन तीनों का अपना छोटा मोटा बेस है, आधार है, जातीय आधार है। तो जितना भी भारतीय जनता पार्टी इनको सीटें देंगी, उस पर ये अंत में मानकर चुनाव लड़ेंगे। और ये छोटे ही दल हैं, इनको ज़्यादा देने की कोई 243 सीटें हैं, उसमें जितना भी भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करके तीनों से बातचीत करके देगी, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ही होने वाला है इलेक्टोरली, और इनको भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों के लिए व्यवस्था है, और ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे बिखराव की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है तत्काल। सर्वाइवल के बैटल की आप बात करें, हमने देखा है कि जो बिहार की राजनीति है वो ज़्यादातर जातिगत आधारित होती थी, पर ये जो चुनाव है इसने पूरा एक जातिगत ढर्रे पे तो आ ही गया है, साथ ही ये धर्म के आधार पे भी एक राजनीति यहाँ से शुरू हो सकती है बिहार में। और ये सैद्धांतिक लड़ाई भी है, कहीं ना कहीं समाजवाद की लड़ाई भगवाकरण से है। तो क्या ये बिहार की राजनीति को एक नया चेहरे की तरफ ले जा रहा है ये चुनाव? नए चेहरे की नहीं, आप, मुझे लगता है कि आप नए दिशा की बात कर रहे हैं। नई दिशा की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि चेहरा तो नीतीश कुमार का है उधर से, तो नए दिशा की बात इस संदर्भ में होगी कि अगर ये अलायंस जो लालू यादव जेडीयू का हुआ है, और उनको अगर बहुमत के करीब वो पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने में समर्थ होते हैं, तो इससे देश की राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और देश की राजनीति फिर अपनी एक नई दिशा भी तय करेगी। अब वो दिशा कितनी नई होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार बार इस तरह के अनुभव से गुजरने के बाद ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि वो किस तरह की नई दिशा होगी। और आजकल की राजनीति जैसी चल रही है उसमें और जो नए एजेंडा आ रहे हैं सामने, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे लगता है कि देश में एक नया राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सकता है। अनिल, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, जो बिहार रहा है वो समाजवाद की एक जड़ उसने स्थापित की है, वहाँ पे वाम दल भी काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे हैं, पर आज वाम दलों का क्या पोजीशन है? वो बहुत ही माइन्यूट कुछ पॉकेट्स में उनका एक प्रेजेंस है, और सारे वाम दलों ने एक साथ आके चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तो वाम दलों का क्या योगदान रहेगा इस आने वाले चुनाव में, उस पर आप कुछ बताएंगे? वाम दलों का एक बहुत बड़ा चुनाव रहेगा कि वाम दल राजनीति का जो सैद्धांतिक एजेंडा है उसको कम से कम वो निर्धारित करेंगे और जनता के बीच पहुंचाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं व्यक्तिगत तौर पे, कि वाम दल एक साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी चुनाव से पहले किसी के साथ उस तरह से गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि आने के बाद उनको जितनी भी सीटें मिलेंगी, वो जो दूसरा अलायंस होगा उसी को शायद समर्थन दें, लेकिन अभी की जो राजनीति के संदर्भ में कम से कम वो जो राजनीतिक सैद्धांतिक एजेंडा है उसको लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो है, उसमें वाम दल का इस चुनाव में बहुत बड़ा योगदान होगा। और ख़ास करके तब जबकि ऐसा लगता है कि दोनों दल अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे हैं या अपने एजेंडा के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ा सैद्धांतिक आधार नहीं छिपा हुआ है, नहीं है, सिवाय इसके कि कम से कम
एक का बिल्कुल कॉमनल एजेंडा है तो दूसरे कम से कम, अगर समाजवादी नहीं तो आप कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष एजेंडा है। वाम दल का एक बहुत, मैं वाम दल के अलग से चुनाव लड़ने का एक बहुत योगदान मानता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये एक नई चेतना भी जो पहले थी, जैसे आपने खुद कहा कि आप 1967 में जब सरकार बनी थी और 1967 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उसमें वाम दल के सदस्य शामिल थे। चंद्रशेखर सिंह, इंद्रजीत सिंह उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे। और ऐसे कितने कार्यक्रम मुझे याद है आज कि जो वाम दलों ने पुश किया था उस सरकार में, खास करके जमीन संबंधी, जमींदारी संबंधी, बटेदारी संबंधी, ये सारे कार्यक्रम उसी समय लागू किए गए थे। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग सरकार में थे, गैर कांग्रेसवाद का जमाना था, वो एक अलग बात। लेकिन वो प्रक्रिया शायद फिर से शुरू हो सकती है। धन्यवाद अनिल, आपने अपना समय दिया हमें, और जैसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा हम आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।